कि ईश्वर और सिपाही सिर्फ जब खतरा होता है तो याद आती है, जब खतरा दूर हो जाए तो ईश्वर को भुला दिया जाता है और सिपाही को नीचे करा दिया जाता है। बड़े ही डिसिप्लिन ढंग से पूरे देश के सैनिक जगह जगह इकट्ठा हुए, स्टेटों में इकट्ठा हुए, जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए, हमने मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस। वन पेंशन लाखों में दे दिया, करोड़ों में दे दिया, हजार करोड़ रुपए में उन्होंने ददे दिया, तो क्या धरातल पर आते हुए दिखाई दे रहा है जनरल साहब? इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जब ये नहीं मिला, स्पेशली छठे पेमेंट से, तो 2008 सिलेक्शन ही इसी तरह होती है कि जो बिहेवियरल साइंस है हमारे अंदर, वो जज्बा होता है कि दोस्त भी सिलेक्ट करते हैं हम, चाहे अफसर है, चाहे जवान है, चाहे डीएसपी साहब है, कि वो कुछ नहीं मांगता। वो सिर्फ कहता है कि मेरे को दुश्मन आए तो मेरी गोली एक। जब वॉलंटियर करता है कि हम देश की जो इंटेग्रिटी है और सॉवरेनिटी है उसको हम बरकरार रखेंगे, चाहे हमारी जान। दोस्तों नमस्कार। 3300 दिन अनवरत, या यूं कहें कि अपने हक के खातिर जिस तरीके से सेना के जवान सरहदों पर गोली खाते हैं और आज अपनी ही मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर 3300 दिन से यूं बदस्तूर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्या वजह है इसके पीछे? क्या अपने ही हक पाने के लिए किसी को इतने दिनों तक संघर्ष करना पड़ेगा क्या? और वो तब जब इनकी रिटायरमेंट होती है, और वो तब जब अपने बॉर्डर से आकर के घरों में आके जब उनका रेस्ट करने का समय होता है, तब अपने अधिकार को पाने के लिए राजधानी के जगहों पर बैठ करके और अपने हक अधिकार के लिए बैठना पड़ता है। बदस्तूर इसलिए मैं 3300 दिन की बात कर रहा हूं क्योंकि ये काफी लंबे अरसे से ये बदस्तूर अपने हक की लड़ाई जारी है। सब कुछ जानेंगे और टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सरकार के इतने बड़े दावे और वादे कैसे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कत है इसके पीछे। हमारे साथ में मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब हैं, इनसे हम पूरी बातचीत करेंगे वन रैंक वन पेंसिल को लेकर के। अपन धन्यवाद। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 3300 दिन काफी लंबा सफर। मुझे लगता है कि जब आप नौकरी कर रहे होंगे, जब पूरी सेना की बागडोर आपके हाथों में होगी, तब भी ऐसी प्रक्रिया नहीं आई होगी जो आज आ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक कोट है कि ईश्वर और सिपाही सिर्फ जब खतरा होता है तो याद आती है, जब खतरा दूर हो जाए तो ईश्वर तो भुला दिया जाता है और सिपाही को नीचे गिरा दिया जाता है। इंग्लिश में वो है, गॉड एंड सोल्जर्स आर रिमेंबर्ड ओनली ड्यूरिंग द डेंजर पास्ट, गॉड इज फॉरगॉटन एंड सोल्जर इज स्लाइटेड। ये एक कोट के पीछे आपने जो पूछा उसको मैं व्याख्या करना चाहता हूं। क्या समझा जाए कि सैनिकों की फितरत है क्या? नहीं, हम कहेंगे कि सैनिक जो है वो देश के लिए जब वॉलंटियर करता है कि हम देश की जो इंटेग्रिटी है और सॉवरेनिटी है उसको हम बरकरार रखेंगे, चाहे हमारी जान भी चली जाए। सरहदों के ऊपर आज हमारे पास दो मेन दुश्मन हैं, चाइना और पाकिस्तान। लंबा एक हमारा बॉर्डर है, इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज उन्होंने डाल रखे हैं हमारे ऊपर भी, तो उसको ठीक कर रखने के लिए, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए सैनिक अपने आप को, जो ड्यूटी तो लिखी हुई है लेकिन वो एक दायित्व हो जाता है। हमारी सिलेक्शन ही इसी तरह होती है कि जो बिहेवियरल साइंस है हमारे अंदर, वो जज्बा होता है कि दोस्त भी सिलेक्ट करते हैं हम, चाहे अफसर है, चाहे जवान है, चाहे डीएसपी साहब है, कि वो कुछ नहीं मांगता। वो सिर्फ कहता है कि मेरे को दुश्मन आए तो मेरी गोली एक दुश्मन, उसको हमेशा देता है। लेकिन ये सरकार की भी ड्यूटी है कि जब वो जवान सरहदों को महफूज रख रहा है, उसका ध्यान रखना, उसकी फैमिली का ध्यान रखना, जो कि एक फौजी को एफिशिएंट बनाने के लिए फैमिली का बहुत जबरदस्त हिस्सा होता है। कहते हैं कि
first duty of the government of any country is to protect its borders. जब आपके बॉर्डर सुरक्षित हैं तो आप देश एग्जिस्ट करता है, जब बॉर्डर सुरक्षित ही नहीं है तो देश एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए ये हम करते हैं। जिन बात बोल रहे थे मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जब हम रिटायर हो जाते हैं अपना पूरा करके, पहले तो यंग उम्र में हम रिटायर कर देते हैं क्योंकि देश को यंग फौज चाहिए, दुरुस्त है, लेकिन बाकी की उम्र जो है उसको वो कैसे गुजारेगा? क्या ये हमें सिर्फ यूज एंड थ्रो और यूज एंड लुक आफ्टर? द गैप इज देयर। हम रिटायर हो जाते हैं तो जो वादे गवर्नमेंटों ने करे हुए हैं वो ग्राउंड पे पूरे नहीं होते हैं। जैसे कि मैं एक स्मॉल एग्जांपल दूं कि हर स्टेट ने और सेंटर ने भी तकरीबन 30 से 50 स्कीमें बना रखी हैं फौजियों के लिए कि हम लागू करेंगे जब वो घर आते हैं या सर्विस में भी है, लेकिन ग्राउंड पे देखा गया नॉट इवन वन ऑफ द स्कीम ऑफ एनी स्टेट इज अप्लाइड ऑन ग्राउंड करेक्टली। कुछ ने थोड़ा थोड़ा लागू किया। बहुत ही संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से 3,300 दिन का जिक्र अभी आपने किया, हमने किया, जो मुख्य चीजें आप कहना चाह रहे हैं वो वन रैंक वन पेंशन को लेकर के है, तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री तमाम ऐसे मंच से इसका ऐलान करते हैं और वो बोलते हैं कि हमने वन रैंक वन पेंशन लाखों में दे दिया, करोड़ों में दे दिया, 1,000 करोड़ रुपए में हमने दे दिया, तो क्या धरातल पर आते हुए दिखाई दे रहा है जनरल साहब? इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जब ये नहीं मिला स्पेशली छठे पे वेतन से, तो 2008 से ये मूवमेंट शुरू हुआ, 27 अप्रैल 2008 से, और ये चलता रहा पिछली गवर्नमेंट से भी, अभी भी गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ने मान लिया कि हम देंगे, डेफिनेशन लेंगे, लेकिन ग्राउंड पे दिया नहीं। काफी आपने बताया, कुशारी कमेटी बैठी, कमेटी दूसरी और बैठी, ये सारा कुछ हुआ। जब लागू करने का टाइम आया उसको लागू नहीं किया। इसलिए ये लंबी दौड़। जरूरत क्यों थी? क्योंकि हक नहीं मिला। जरूरत क्यों थी? कि हमारे साथ जो इंसाफ होना चाहिए वो नहीं मिला, हक नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, और हमारी दुर्दशा होती रही रिटायरमेंट लाइफ में स्पेशली। तो इसलिए ये शुरू हुआ। अभी आज के एनवायरनमेंट के अंदर जबकि महंगाई है, जब हमारे बच्चों का कंपटीशन है, उनको पालने के लिए, उनको पढ़ाई करने के लिए, बच्चियों की शादी करने के लिए, उसके लिए उसका कुछ आर्थिक चाहिए, उसका देखने को मिल रहा है। देखिए, जब से आंदोलन शुरू हुआ, बड़े ही डिसिप्लिन ढंग से पूरे देश के सैनिक जगह जगह इकट्ठा हुए, स्टेटों में इकट्ठा हुए, जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। हमने मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस किया, प्रधानमंत्री से मिले, जितने भी रक्षा मंत्री हैं उनसे मिले, और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे सैनिकों ने देश की सुरक्षा को देखते हुए अपने काम में, जो सैनिक सर्विस कर रहे हैं वो भी और जो रिटायर्ड हैं वो भी, उन्होंने कोई भी इनडिसिप्लिन नहीं हुए, न रेल रोकी, न कहीं जाकर के तोड़फोड़ किया। और ये आंदोलन जो है शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और चलता रहेगा। और जैसा कि जनरल साहब ने बताया है, इन्होंने बैंटम संभाला है, ये पहले जनरल हैं जिन्होंने फौजियों के लिए ये मांग उठाई है, और इसके लिए कोई तैयार नहीं था। मैं जनरल साहब को सल्यूट करता हूं, और मैं प्रधानमंत्री जी से आज आग्रह करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने वादा किया था रेवाड़ी में, उस वादे को याद कीजिए। और आपने तो श्वेत पत्र जारी करने के लिए किया था, लेकिन आप जगह जगह बोलकर आए, और वन रैंक वन पेंशन एक्चुअल जो मिलना चाहिए था, जो जनरल साहब जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमने पिछले 16 सालों में कम से कम सैकड़ों लेटर लिखे होंगे इंडियन एक्स सर्विसमैन के ऑफिस से। तो आज जो सैनिक है सीमा पर, कल वो एक्स सर्विसमैन बनेगा। हमें याद है, हमारे जंतर मंतर पर वो लेडीज भी बैठी थी जिनके पति का सर कट करके वहां पर आया था, और आज भी वो इधर उधर भटक रही हैं। हमारे सैनिक वहां पर, उनको धक्के दिए गए, उनको वहां से बाहर निकाला गया, लेडीज थी उनको अलग से खींच लिया गया। ये सारी दुर्दशा हमने देखी, लेकिन फिर भी हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से आपसे तो मिलने का मौका नहीं मिला। हमने कई बार आपसे आग्रह किया कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हमारे जनरल साहब आपसे अपनी बात कहना चाहते हैं, बट आप नहीं। लेकिन आपके जो नुमाइंदे हैं, हमारे रक्षा मंत्री जी हैं,
उनसे हम मिलते रहे। और अभी भी ये सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपका ये थर्ड टर्नओवर आया है। आपके लंबी उम्र, आपके स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। और इस टर्नओवर में अगले 100 दिनों में जो आपने प्रोग्राम बनाया है, उस 100 दिनों के अंदर सैनिकों का जो ग्रीवेंसेज है, जो उनकी तकलीफें हैं, पे कमीशन एनॉमलीज जो है इतनी हो गई हैं कि वो सारा नुकसान जो हो रहा है, एक बार आप सारी एनॉमलीज को दूर करते हुए वन रैंक वन पेंशन रियल एंड स्प्रिट में, जो कि लेटर एंड स्प्रिट में, और जो दो पार्लियामेंट से पास हुआ है, इसके पहले जो गवर्नमेंट गई है उससे, और ये जो गवर्नमेंट आई है वो जो आपकी लगातार 10 साल से चल रही है और 5 साल और भी चले, भगवान करेगी और भी लंबी उम्र हो, और ये सरकार जो है फौजियों की को इस तरह से दुखी न करे और हमारी एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करे। थैंक यू सर, जय हिंद। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ में कि कहीं ना कहीं इनकी बातों को दरकिनार नहीं किया जाएगा, और जिस हौसले से, जिस बुलंदियों के साथ में 3300 दिन यानी 3300 दिन का एक सफर, एक लंबा सफर इन्होंने तय किया है, आगे का सफर इनको तय ना करना पड़े, ये बात यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचती है, क्योंकि उनका तीसरा कार्यकाल है, तमाम रिटायर्ड फौजियों ने आशीर्वाद भी दिया है और अपने तरफ से सहानुभूति भी पेश किया है कि निश्चित रूप से ये 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो पूर्ण करेंगे। लेकिन जरा इनकी तरफ देखना होगा, ध्यान देना होगा। वक्त ऐसे समय पे आकर खड़ा हो गया है जहां पर ऐसे लोगों की बातों को सुनना, उनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। हालांकि बार बार वो जिक्र करते हैं कि सेना के जवान या किसान उनके प्रायोरिटी पे हैं, लेकिन वो कहीं धरातल पर दिखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे मोदी 3.0 में इनकी बातें जरूर सुनी जाएगी। इसी तमाम खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवन न्यूज।